हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। जी हाँ, जैव प्रक्रम का जो लेसन है, इस लेसन से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, उन सारे सवालों को हम आपको लेकर आए हैं एक जगह पर। यानी इन सारे सवालों के जवाब अगर आप सही सही देने में सक्षम हो जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों समझिए कि तैयारी एक साथ हो जाएगा। तो चलिए आप अपने उत्तर को हमारे उत्तर के साथ मिलाते चलिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में आपका जो है कितना परसेंट सही जवाब आ रहा है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर पता है तो आप उसका जवाब अपने मन में सोचिए कि और उसके बाद उसका उत्तर आप हमारे उत्तर के साथ मैच कराइए कि आप कितने सवालों का उत्तर सही सही दे पा रहे हैं। चलिए पहला सवाल, जीवों में पाई जाने वाली गतियां किस स्तर पर होती है? जी हाँ, जो जीव होते हैं उनके अंदर पाई जाने वाली जो गतियां हैं वो किस स्तर पर होती है? तो जीवों के अंदर जो पाई जाने वाली गतियां हैं वो सारी की सारी गतियां जी हाँ दोस्तों आणविक स्तर पर होती है। तो जीवों के अंदर पाई जाने वाली गतियां किस स्तर पर होती है? तो आणविक स्तर पर होती है। अगला क्वेश्चन दूसरा, जीवन के संचालन के लिए कौन सी गति आवश्यक होती है? जी हाँ, जीवन के सफल संचालन के लिए कौन सी गति आवश्यक होती है? तो जीवन के संचालन के लिए भी आणविक गति आपकी क्या होती है? आवश्यक होती है। तो दूसरा का भी आंसर आणविक गति होगा। तीसरा सवाल है, जीवों का शरीर किस चीज से बना होता है? जी हाँ, जो जीव होते हैं उनका शरीर किस चीज से बना होता है? तो जो जीव होते हैं, जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। तो तीसरा का उत्तर आपका कोशिका होगा। चौथा सवाल, जीवन का मूल आधार किस पदार्थ को माना जाता है? जी हाँ, जो जीवन होता है उसका मूल आधार किस पदार्थ को माना जाता है? तो जीवन का मूल आधार कोशिका द्रव्य को माना जाता है। तो चौथा का उत्तर क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किस पदार्थ में सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं? जी हाँ, जीवों के अंदर कौन सा पदार्थ है जिसके अंदर उस जीव के सारे गुण मौजूद होते हैं, सारे गुण पाए जाते हैं? तो वह पदार्थ आपका क्या है? कोशिका द्रव्य है। तो पांचवा का उत्तर क्या होगा? कोशिका द्रव्य। छठा सवाल है, सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो सजीव होते हैं उनके रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। तो छठा सवाल का उत्तर क्या होगा? कोशिका। सातवां सवाल, कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण होता है? जी हाँ दोस्तों, कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण होता है? तो कोशिकाओं के समूह से ऊतकों का निर्माण होता है। तो सातवां का उत्तर क्या होगा? ऊतक होगा। या आपसे पूछा जाए कि ऊतक किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। आठवां सवाल आप देख सकते हैं कि ऊतकों के समूह को क्या कहा जाता है? जी हाँ, ऊतकों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है। या आपसे पूछा जाए कि अंग किसे कहते हैं, तो ऊतकों के समूह को ही क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है कि वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, जिन क्रियाओं द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उस क्रिया को जैव प्रक्रम कहा जाता है। जी हाँ, आपके चैप्टर का ही नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम इसका उत्तर होगा। या क्वेश्चन आपसे पूछे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन, सजीव किस विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? जी हाँ, जितने भी सजीव हैं वे सभी किस विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो जितने भी सजीव हैं वे सभी के सभी पोषण की विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो 10वां का उत्तर क्या होगा? पोषण होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा सजीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? जी हाँ दोस्तों, उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा सजीवों का निर्माण होता है? तो उन सारी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को श्वसन कहा जाता है। जी हाँ, 11 का उत्तर क्या होगा? श्वसन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्या कहना चाहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए कौन सा तंत्र विकसित होता है? जी हाँ दोस्तों, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए कौन सा तंत्र विकसित होता है? जी हाँ, परिवहन तंत्र।
जो तंत्र विकसित होता है उसका क्या नाम है? परिवहन तंत्र उसे कहा जाता है। तो 12 का उत्तर क्या होगा? परिवहन तंत्र। जी हाँ दोस्तों, परिवहन तंत्र होगा इसका उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर से अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थ किस क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं? जी हाँ, जो जीव होते हैं उनके शरीर से अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थ किस क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं? जी हाँ दोस्तों, सही जाना, सही सुना है आपने, उत्सर्जन की क्रिया। जी हाँ, कौन सी क्रिया? तो उत्सर्जन की क्रिया द्वारा जितने भी हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सारे हमारे शरीर से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। यह अगर आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जन किसे कहा जाता है, तो जीवों के शरीर से अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों के बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, सभी जीवधारी किस क्रिया द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं? जी हाँ, जितने भी जीवधारी होते हैं वे अपनी जनसंख्या जो है वह किस विधि द्वारा बढ़ाते हैं या फिर वृद्धि करते हैं? तो उस क्रिया का नाम है, क्या नाम है उस क्रिया का? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपका जवाब आ रहा है, जनन। जनन की क्रिया द्वारा सभी जीवधारी क्या करते हैं? अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं क्या कहलाती है? जी हाँ, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उस विधि को क्या कहा जाता है? तो उस विधि को पोषण की विधि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। तो 15 का जो उत्तर होगा पोषण होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है, जीवों में पोषण की मुख्यतः कितनी विधियां पाई जाती है? जी हाँ, जितने भी जीव होते हैं उन जीवों में मुख्यतः जो पोषण की विधियां हैं वो कितनी होती है? तो जीवों में पोषण की मुख्यतः कितनी विधि होती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। जीवों में पोषण की मुख्यतः 2 विधि होती है। 17 नंबर सवाल, वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? तो उन जीवों को स्वपोषी जीव कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन जीवों को स्वपोषी जीव कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, पौधों की पत्तियों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनमें जो हरे रंग का वर्णक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को पर्णहरित या क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने सुना है, क्लोरोफिल या पर्णहरित कहा जाता है हरे रंग के वर्णक को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 19 नंबर सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है 19 नंबर। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, आपने पेड़ पौधों को देखा होगा, उनकी हरियाली देखकर मन मुग्ध हो जाता है। और ये जो पेड़ पौधों के अंदर उनके हरियाली के जो पीछे का राज होता है वो क्या होता है, वही आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों का जो रंग है वो हरा होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा दिखाई देता है। जी हाँ, किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। चलिए 20वां क्वेश्चन क्या है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। पोषण की वह प्रक्रिया यानी पोषण की उस विधि का नाम बताना है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो क्या करता है? अन्य स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करता है या अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उस पोषण की उस प्रक्रिया को परपोषण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पोषण की उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परपोषण। तो 20 का उत्तर क्या होगा? परपोषण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, जो परपोषण होता है वह परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा वो 3 प्रकार है आपका?
मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। जी हाँ, पर पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन जो है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी पोषण की उस विधि को क्या कहा जाता है? तो पोषण की उस विधि को कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, मृत जीवी पोषण। पोषण की उस विधि को क्या कहा जाता है? तो मृत जीवी पोषण कहा जाता है, मृत जीवी पोषण। क्यों मृत जीवी पोषण कहा जाता है? क्योंकि इसमें मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए इसे मृत जीवी पोषण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मृत जीवी पोषण करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, वैसे जीव जो मृत जीवी पोषण करते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? तो उन जीवों को मृत जीवी कहा जाता है। जी हाँ, मृत जीवी पोषण करने वाले को मृत जीवी कहा जाता है। अगला सवाल 24 नंबर, मृत जीवियों को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, जो मृत जीवी होते हैं उनको और किस नाम से पुकारा जाता है? तो मृत जीवियों को अपघटक भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मृत जीवियों को क्या कहा जाता है? अपघटक भी कहा जाता है। अपघटक कह सकते हैं या फिर आप इन्हें अपमार्जक भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि अपमार्जक, इन्हें अपमार्जक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को साफ रखने में मदद करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी जीव जंतु मर जाते हैं तो मरने के बाद जब वो सड़ते हैं तो उनको सड़ा करके मिट्टी बनाने की अहम भूमिका अपघटकों की होती है, मृत जीवियों की ही होती है, इसीलिए उन्हें अपघटक या अपमार्जक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो पोषण की इस विधि को प्राणी संपोषण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्राणी संपोषण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परजीवी पोषण करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, वैसे जीव जो परजीवी पोषण करते हैं उन जीवों को परजीवी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है? परजीवी। अगला 27 नंबर, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। जिस जीव के शरीर से जो परजीवी हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो इन जीवों को क्या कहा जाएगा? जिस जीव से ये परजीवी क्या कर रहे हैं? अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो उन जीवों को पोषी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है? पोषी। तो आपका 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? पोषी। अगला सवाल 28 नंबर सवाल आप देख रहे हैं, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे भी आपका कहा जाता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण के नाम से इसे हम जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 29 नंबर सवाल है आपका कि प्राणी संपोषण विधि द्वारा पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, वैसे जीव जो प्राणी संपोषण विधि द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? तो उन सभी जीवों को प्राणी समभोजी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है? प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी के नाम से जानते हैं। जो जीव प्राणी संपोषण करते हैं उन्हें प्राणी समभोजी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर सवाल क्या है कि उन पौधों को क्या कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? जी हाँ, वैसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन पौधों को स्वपोषी या उत्पादक कहा जाता है। जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन सभी पेड़ पौधों को स्वपोषी के नाम से हम जानते हैं।
31 नंबर सवाल, जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? जी हाँ दोस्तों, जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होती है उन पौधों को कितने भागों में या कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उन पौधों को 2 वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 32 नंबर, मृत जीवी पौधा किसे कहा जाता है? जी हाँ, आपको मृत जीवी पौधा किसे कहा जाता है? तो वैसा पौधा जो मरे हुए पेड़ पौधों या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मृत जीवी पौधा कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो गोबर छत्ता या मशरूम। जो गोबर छत्ता होता है या मशरूम होता है, इस पौधे के अंदर कैसा पोषण होता है? तो मृत जीवी पोषण होता है। अगला सवाल है 33 नंबर, परजीवी पौधा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, परजीवी पौधा किसे कहा जाता है? तो वैसा पौधा जो दूसरे पौधे पर अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए आश्रित रहता है, वैसे पौधों को परजीवी पौधा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अमर बेल। जी हाँ, अमर बेल एक पौधा होता है जिसकी जड़ें कभी भी मिट्टी में नहीं होती है, वो हमेशा किसी न किसी पेड़ के ऊपर ही उगता है और उसी पेड़ की सतह से अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण इकाई किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण इकाई किसे कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो इकाई है वो आपके क्लोरोफिल अणुओं को कहा जाता है। जो क्लोरोफिल के अणु होते हैं वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, किस जीव का शरीर कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है? जी हाँ, वह कौन सा जीव है जिसका शरीर कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है? तो उस जीव का नाम क्या है दोस्तों? जी हाँ, सही आप जानते हो, उस जीव का नाम है अमीबा। अमीबा का जो शरीर है वो कूटपादों के बनने के कारण क्या होता है कि बिगड़ता रहता है और बदलते रहता है। 36 नंबर सवाल, अमीबा किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? जी हाँ, जो अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव, ये किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। तो 36 का उत्तर हो जाएगा आपका कूटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। 37 नंबर सवाल आप देख सकते हैं, किस जीव को मृदु जलीय प्रोटोजोआ कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस जीव को मृदु जलीय प्रोटोजोआ कहा जाता है? तो पैरामीशियम को मृदु जलीय प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। तो 37 का उत्तर क्या होगा? पैरामीशियम। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, पैरामीशियम में भोजन का ग्रहण कहाँ से होता है? जो पैरामीशियम जीव होता है इसमें भोजन का ग्रहण कहाँ से होता है? तो पैरामीशियम में भोजन का जो ग्रहण है वो कोशिका मुख से होता है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से होता है? कोशिका मुख से। तो 38 का उत्तर हो जाएगा कोशिका मुख। 39 नंबर सवाल है, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। उन अंगों को क्या कहा जाता है? तो उन अंगों को आपका कहा जाता है पाचन तंत्र। अगला सवाल 40 नंबर, आहार नाल तथा इससे जुड़ी पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर किसका निर्माण करती है? तो ये सभी मिलकर के हमारे शरीर में पाचन तंत्र का निर्माण करती है। कौन कौन? आहार नाल, इससे जुड़ी पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर के हमारे शरीर में पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अगला सवाल देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर सवाल है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, जो मनुष्य का आहार नाल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए, 8 से 10 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 8 से 10 मीटर तक होती है। जो मनुष्य का आहार नाल है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। अगला सवाल 42, आहार नाल का पहला भाग कौन है? जी हाँ, जो हमारे शरीर में आहार नाल होता है उसका पहला भाग कौन है? तो आहार नाल का जो पहला भाग होता है वो हमारा मुख गुहा होता है। तो 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? मुख गुहा। 43 नंबर सवाल,
मुख गुहा के फर्श पर स्थित मांसल रचना को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो मुख गुहा होता है उसके फर्श पर स्थित मांसल जो रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जीभ के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? जीभ। अगला सवाल 44, जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे दानेदार अंकुर को क्या कहा जाता है? जो हमारी जीभ होती है उसके सतह पर छोटे छोटे दानेदार अंकुर मौजूद होते हैं, उन दानेदार अंकुरों को क्या कहा जाता है? तो उनको स्वाद कलिका कहा जाता है, जिसके द्वारा हमें किसी भी वस्तु का स्वाद पता चलता है। जी हाँ, तो 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वाद कलिका। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है कि मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर क्या व्यवस्थित रहता है? जी हाँ, जो हमारा मुख गुहा होता है उसके ऊपरी तथा निचले जबड़े पर क्या व्यवस्थित रहता है? तो मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले सिरे पर दांत व्यवस्थित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर 45 का? दांत। चलिए अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर सवाल है दोस्तों कि दांत का वह भाग जो मसूड़ों के अंदर धंसा होता है उसे क्या कहा जाता है? दांत का वह हिस्सा जो मसूड़ों के अंदर धंसा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो हिस्सा मसूड़ों के अंदर धंसा होता है, जी हाँ दोस्तों, उसे जड़ के नाम से जानते हैं। तो 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? जड़। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 47 नंबर सवाल है कि दांत का वह हिस्सा जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दांत का वह हिस्सा जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है उसे आपका ग्रीवा या गर्दन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है? ग्रीवा या गर्दन। अगला सवाल है आपका कि डेंटाइन, जी हाँ दोस्तों, डेंटाइन के ऊपर किसकी कड़ी परत होती है? डेंटाइन के ऊपर किसकी कड़ी परत होती है? तो डेंटाइन के ऊपर जो है आपका इनामेल की कड़ी परत होती है। इनामेल जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, इनामेल। अगला सवाल 49 नंबर सवाल क्या है? 49 नंबर सवाल है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? तो ये तो बहुत ईजी है, सबको पता होगा। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में टोटल 32 दांत होते हैं। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल है कि मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। और क्या आपको इन चारों प्रकार के दांतों का नाम पता है? पता है तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए। इन चारों प्रकार के दांतों में आपका पहला दांत होता है कर्तनक, दूसरा होता है भेदक, तीसरा होता है चवर्णक और चौथा होता है, माफ कीजिएगा, तीसरा होता है अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। यानी ये 4 प्रकार के जो दांत है, ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर सवाल है दोस्तों, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कितनी जोड़ी ग्रंथियां होती है हमारे मुख में? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जिनसे कि लार का स्राव होता है। अगला सवाल 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, मुख गुहा का जो हमारे मुख गुहा है उसका पिछला भाग जो है वो क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का जो पिछला भाग है वह आपका निगल द्वार कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मुख गुहा का पिछला भाग को हम निगल द्वार या फिर ग्रसनी कह सकते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। अगला सवाल देखते हैं 53 नंबर सवाल, आप देख सकते हैं 53 नंबर सवाल क्या है? ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? तो ग्रसनी में टोटल 2 छिद्र होते हैं। कौन कौन से? ग्रसनी में टोटल कितने छिद्र होते हैं? तो ग्रसनी में टोटल 2 छिद्र होते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 54 नंबर सवाल है निगल द्वार आहार नाल के किस भाग में खुलता है? जी हाँ, जो निगल द्वार होता है वह आहार नाल के किस भाग में खुलता है ये आपको बता